हेलो गाइस, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन ITR 6 की चेंजेस जो हुए हैं इस साल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1920। ITR 6 में पिछले साल से अभी इस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ITR 6 हमारा फॉर कंपनीज है अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जामिशन अंडर सेक्शन 11। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पार्ट ए में क्या चेंजेस आए हैं। पार्ट ए हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें हमारा जो A to I है, फाइनेंस एक्ट 2020 ने हमारी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है टैक्स ऑडिट की अंडर सेक्शन 44A भी उसको इंक्रीज कर दिया गया था 1 करोड़ से 5 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, यानी हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो एप्लीकेबल है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्ट ए में इन रिगार्ड विद टैक्स ऑडिट हमारी क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले है हमारा A to I। अगर हमारा एसएससी कोई इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44BBA और 44BBB, अगर हमने उससे नो किया है, देन वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। हमारी जो फर्स्ट चेक लिस्ट है उसमें हमने एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या हमारा टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो हमने सेकंड चेक लिस्ट पे जाना है, और अगर वो कर रहा है देन हमारा एसएससी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। इफ यस, देन वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। यानी असेसी का जो कैश कंपोनेंट है इन द टोटल रिसिप्ट्स, वो उसकी टोटल रिसिप्ट्स के 5% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एक पॉइंट बनता है कि वो लायबल नहीं है टैक्स ऑडिट के लिए। उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी इफ यस, अगर उसकी 5% से कम है, यानी एक्सीड नहीं करती है 5% को, वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, जो उसने पेमेंट्स करी हैं पिछले साल में, इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर और ऑन कैपिटल अकाउंट। पेमेंट्स और रिसिप्ट्स जो ये दोनों हैं हमारी, उसमें रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की दोनों इंक्लूड होंगी। एज एसेट एक्विजिशन, रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। अगर वो 5% को एक्सीड नहीं करती हैं तो वो लायबल नहीं होगा टैक्स ऑडिट के लिए। वेदर लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, यस और नो। अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं किया, अगर उसकी रिसिप्ट कैश रिसिप्ट्स 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स को एक्सीड नहीं करी, उसकी कैश एक्सपेंडिचर जो पेमेंट्स उसने करी हैं वो टोटल अगर उसकी 5% ऑफ पेमेंट्स एक्सीड नहीं करती है तो वो एसएससी लायबल नहीं है फॉर टैक्स ऑडिट। However, the increased threshold limit of 5 crore shall be applicable only if cash receipt and cash payment during the year does not exceed 5% of total receipts or payment. Otherwise, more than 95% of business transactions should be done through banking channel। अगर हम उसको अदरवाइज देखें तो इसका मतलब ये निकलता है जो भी उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन करी उस एसएससी ने, पेमेंट्स या रिसिप्ट, उसकी मोर देन 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए।
तब ये इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए एप्लीकेबल है। यानी 1 करोड़ से जो 5 करोड़ इंक्रीज करी गई हैं उसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, अगर वो सेटिस्फाई करता है, जो कि अगर उसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन 95% से ज़्यादा है थ्रू बैंकिंग चैनल, तो ये इंक्रीज थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए एप्लीकेबल होती है अप टू 5 करोड़ रुपीस। इसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट ए में ई पॉइंट है, वेदर द असेसी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB। अभी इसकी यूटिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं आई है। जब ये आएगा तो एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड किया जाएगा कि वो उस सेक्शन को सेलेक्ट कर सके। ये स्पेशल टैक्स रेजिम है, जो कि हमारी अल्टरनेट टैक्स रेजिम भी इंट्रोड्यूस की गई थी फॉर वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आप नॉर्मल टैक्स रेट ले रहे हैं तो आपने इस पे टिक नहीं करना है। इसके बाद है की पर्सन में अपडेट, पर्टिकुलर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर्स who have held the office during the previous year and the details of the eligible person who is verifying the return। अब जो एलिजिबल पर्सन है जो रिटर्न वेरीफाई कर रहा है, उस केस में हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय एमसीए इन केस ऑफ अ डायरेक्टर, ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हमारे की पर्सन का डिन इशूड है तो हमने उसका डिन इधर मेंशन करना है। नेक्स्ट है गाइज हमारा पार्ट ए का OI शेड्यूल, अदर इंफॉर्मेशन मैंडेटरी इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB फॉर अदर फिल इफ एप्लीकेबल। ये अगर आपका टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है तो आपने इसको फिल करना है। इसमें हमारा पॉइंट 8 में H पॉइंट है जो कि नए फॉर्म में आया है, डेट इज इन रिगार्ड विद amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section 40BA। ये इस बारी हमारा अलग से आया है इस फॉर्म में। पहले पार्टनरशिप फॉर्म के लिए था, अब ये AOP के लिए जो अंडर सेक्शन 40BA में जो डिसअलाउंस है वो अब उसको सेपरेट मेंशन करना है। देन हमारा DA है पॉइंट 11 में, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ डिपॉजिट टेकिंग फ्रॉम NBFC और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी in accordance with the terms and condition of the agreement governing such loan or borrowing। ये हमारा अब सेक्शन 43B में अब NBFC के केस में भी एक्चुअल पेमेंट्स पे ही अलाउड है। नेक्स्ट है गाइज हमारा डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। शेड्यूल HP में जो चेंज आया है, हमारे पास पहले जो ऑप्शन अवेलेबल थे लास्ट ईयर तक वो थे लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। इस बारी कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23(5) वेयर एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज टेकन एज नील, उस केस में ITR 5 एंड ITR 6 फॉर असेसमेंट ईयर 2021, उस केस में हमारे को सिलेक्शन एक और मिली है सेल्फ ऑक्यूपाइड की। अब आप एप्लीकेबल केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस है हमारा शेड्यूल BP, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हमारा इस साल से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का जो है 115B का वो इंट्रोड्यूस किया गया है, हमारा E पॉइंट में है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम from life insurance business referred to in section 115B। अब एक रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्टिंग सेपरेट ऑफ इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। आपका उसमें नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 115B, एडिशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 30 to 43B
deduction in accordance with section 3243B and income from life insurance business under section 115B. शेड्यूल CFL इसी के साथ देखते हैं अब हम इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्ड में। इसमें अब कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर लॉस में लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस अंडर सेक्शन 115B अब आ गया है, एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया है। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा शेड्यूल DEP, समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। इसमें हमारा ये डी पॉइंट नया इंसर्ट हुआ है, ब्लॉक एंड टाइटल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 45%। ये क्या है? ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने टू बूस्ट द डिमांड ऑफ मोटर व्हीकल्स, उन्होंने एक एडिशनल डेप्रिसिएशन अनाउंस किया था 15% का ऑन मोटर व्हीकल अगर कोई असेसी 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर मोटर व्हीकल खरीदता है तो उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये एनहांस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमारा मोटर व्हीकल पर है, जिसका टाइम पीरियड हमारा 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का है, वो हमारा एट द रेट 45% में आपको मेंशन करना है इधर। शेड्यूल CG कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में लास्ट ईयर तक हमारे को 54EE की एग्जम्पशन मिलती थी, वो हमारी अब रिमूव हो गई है। वो हमारी जो एग्जम्पशन थी वो इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट थी, बीइंग यूनिट्स इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2019 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाइड नहीं करा अंडर दिस फंड। ITR 6 जो कि असेसमेंट ईयर 2021 का है, उसमें ये रिमूव कर दिया गया है ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज टू बी रिपोर्टेड इन ITR 6। ये गाइस हमारा फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये इन केस ऑफ को ओनरशिप ये इस साल नया ऐड हुआ है। नाउ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट्स शेयर इन लैंड बिल्डिंग और बोथ इन केस ऑफ को ओनरशिप वाइल रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है देन आपने पार्ट A के फर्स्ट में मेंशन करना है, और इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म आपका पार्ट B में फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म के केस में सेल फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन केस ऑफ ओनरशिप एंटर योर शेयर ऑफ कैपिटल गेन। फिल अप डिटेल्स सेपरेटली फॉर ईच प्रॉपर्टी। आपने हर प्रॉपर्टी के लिए डिटेल्स अलग भरनी है कैपिटल गेन के शेड्यूल में। देन है गाइज हमारा शेड्यूल 112A, from sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A। ये अब हमारे को डिटेल भरनी है इसमें, नेम ऑफ द शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस पर शेयर यूनिट, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, cost of acquisition without indexation if the long term capital asset was acquired before 1st Feb 2018। then lower of column 11 and 6 हमने इधर लिखना है fair market value per share as on 31st January 2018। अब ये सारी डिटेल्स असेसी को खुद फिल करनी है। टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 55(2)AC, कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 10, यानी आपने नंबर ऑफ शेयर्स को जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी एज ऑन 31 जनवरी 2018 आपने कॉलम नंबर 11 में लिखनी है। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर कॉलम नंबर 12 में आ जाएगा। टोटल डिडक्शन हमारी कॉलम नंबर 7 जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन है
प्लस कॉलम नंबर 12 हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है हमने उसको ऐड करके कॉलम नंबर 13 में लिखना है। बैलेंस हमारा कॉलम नंबर 14 में आ जाएगा। देन है गाइज हमारा शेड्यूल 115 AD 1B3 प्रोविजो फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। इसमें भी आपने अपनी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 पर्टिकुलर वाइज नेम ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, सेल प्राइस, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी डिटेल्स आपने शेड्यूल 112A और 115 AD 1B सब क्लॉज 3 प्रोविजो के लिखनी है। देन हमारा गाइज आता है शेड्यूल OS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें जो नया आया है हमारा ITR फॉर्म 6 में वो है पास थ्रू स्टेटस, जो कि अमेंडमेंट आई थी हमारी फाइनेंस एक्ट 2020 में अंडर सेक्शन 115 UB टू अलाउ पास थ्रू ऑफ लॉसेस ऑल्सो। अब हमारे जो बिजनेस लॉस है उसको तो नहीं, बाकी लॉस अदर देन बिजनेस लॉस shall be ignored for the purpose of pass through to its unit holder if such loss has arisen in respect of unit which has not been held by the unit holder for a period of at least 12 months. AIF are allowed to pass through the losses to their unit holders other than business loss. Unit holder in ITR form can report pass through loss in schedule house property, capital gain and schedule in अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हमारे 3 शेड्यूल्स हैं जहाँ पे एसएससी को पास थ्रू लॉसेस की डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे पहले हमारा है शेड्यूल OS का पॉइंट नंबर 1 का B का 4th इन द नेचर ऑफ पास थ्रू इनकम और लॉस। ये लॉस की फिगर इस साल से आप लिख सकते हैं। देन है हमारा शेड्यूल HP जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 3 है पास थ्रू इनकम लॉस इफ एनी। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कैपिटल गेन का शेड्यूल जिसमें पार्ट A के पॉइंट 8 में हमने पास थ्रू लॉसेस की डिटेल्स लिखनी है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 8, पास थ्रू इनकम और लॉस इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पास थ्रू इनकम और लॉस इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू 15%, चार्जेबल टू 30% एंड देन इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल एट एप्लीकेबल रेट्स। ये डिटेल्स हमारी पार्ट A में रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। देन है हमारा पार्ट B में पॉइंट नंबर 11। ये है हमारा पास थ्रू इनकम और लॉस इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिल शेड्यूल PTI। आपने अपने पास थ्रू लॉसेस की डिटेल जो कि आपकी इनकम चार्जेबल टू 10%, 10% और 20% है उसकी डिटेल्स हमने इधर लिखनी है। देन पास थ्रू के स्टेटस में हमारा एक शेड्यूल CFL है। देन है हमारा शेड्यूल CFL डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर लॉस। इसमें हमारा पॉइंट नंबर 12 है एक लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द यूनिट होल्डर एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड ओनली। देन है हमारा पॉइंट नंबर 17 करंट ईयर लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द यूनिट होल्डर एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड ओनली। ये डिटेल्स इन्वेस्टमेंट फंड ने शेड्यूल CFL में इधर फीड करनी है। देन है हमारा शेड्यूल PTI पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115 UA
एंड 115 UB। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे कॉलम्स हैं वो हैं सेकंड एंड एट्थ। सेकंड पॉइंट में हमारी जब यूटिलिटी आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे, तब एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि आपने किस सेक्शन के अंदर इन्वेस्ट किया था। देन हमारा है नेम ऑफ बिजनेस, पैन, सीरियल नंबर, हेड ऑफ इनकम, किस इनकम के अंदर आया था, करंट ईयर इनकम, देन शेयर ऑफ करंट ईयर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। करंट ईयर का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका जो शेयर है वो हमारा कॉलम नंबर 8 में आएगा। ये थी गाइस हमारी अमेंडमेंट्स इन रिगार्ड विद पास थ्रू स्टेटस। देन है गाइस हमारे शेड्यूल ओएस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पार्ट 2 में सी पॉइंट में 10th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय एन ऑफशोर फंड। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है इन रिस्पेक्ट विद आपने कोई यूनिट परचेज करी है इन फॉरेन करेंसी बाय एन ऑफशोर फंड, देन आपने अंडर सेक्शन 115AB1 में आपने इधर मेंशन करनी है। देन गाइज हमारा शेड्यूल ओएस के सेकंड पॉइंट में जो ई पॉइंट है वो एक नया आया है, अमाउंट इंक्लूडेड इन 1 and 2 above which is chargeable at special rate in India as per DTAA। देन हमारे को ये शेड्यूल फिल करना है जो स्पेशल रेट्स में है। सेक्शन 90 जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का है वो अलाउ करता है असेसी को टू ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या फिर DTAA जो उसके लिए मोर बेनिफिशियल है। उस केस में अब असेसी को सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है अपनी इनकम की जो कि चार्जेबल है एट स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस एज पर DTAA। उसमें आपने अमाउंट ऑफ इनकम, आइटम नंबर 1A to 1D, 2A, 2C एंड 2D इन विच इंक्लूडेड, कंट्री और उसका नेम और कोड, आर्टिकल ऑफ DTAA, रेट एज पर ट्रीटी, वेदर TRC ऑब्टेन्ड, सेक्शन ऑफ IT एक्ट, रेट एज पर IT एक्ट और एप्लीकेबल रेट। ये डिटेल्स हमने मेंशन करनी है इन पॉइंट E जो कि हमारा DTAA के रिगार्डिंग है। देन हमारा गाइस एक शेड्यूल है FA, डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो अब तक इंफॉर्मेशन जा रही थी आपकी फॉरेन एसेट्स की, उसमें अभी तक जिप कोड मैंडेटरी नहीं था, यानी आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है वो आप डिटेल लिखते थे बट उस एरिया का जिप कोड नहीं मेंशन होता था। इस बारी ये जिप कोड ऐड हुआ है। असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश जिप कोड which has been introduced to get more information regarding the asset of the assessee। इस साल से आपने ITR 6 में अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है उसमें जो आप डिटेल्स मेंशन करेंगे उसमें जिप कोड एक एडिशनल पॉइंट है जो पर्टिकुलर से फील्ड आपने मेंशन करनी है। देन है गाइस हमारा TPSA शेड्यूल। ये है हमारा डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज पर सेक्शन 92CA2A। ये ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट जो हमारी होती है ये उसका शेड्यूल है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स टू बी शोन सेपरेटली। आपने यहाँ पे उसकी डिटेल सेपरेटली शो करनी है जो आपकी एडजस्टमेंट हुई है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट आपकी एक सेपरेट चलान के थ्रू दिखनी चाहिए। यानी जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं इन रिगार्ड विद ट्रांसफर प्राइसिंग उसका एक सेपरेट चलान होना चाहिए जो कि इसको ऑथेंटिकेट करे कि आपने उसी के लिए एडजस्टमेंट करी है। देन है गाइस हमारा शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स।
इसमें हमारा पॉइंट नंबर 15 है 11BBD, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंट्री। देन हमारा 17 पॉइंट अंडर सेक्शन 115A1BA एंड 115A1BB, इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। FTS और रॉयल्टी से जो इनकम है हमारी फॉरेन कंपनी की, हमने इधर मेंशन करनी है। फॉरेन कंपनीज ने रिपोर्ट करनी है अपनी इनकम जो कि रॉयल्टी या फिर FTS से है, जो कि चार्जेबल टू टैक्स होती है एट द रेट 50%। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ शेड्यूल OS में पॉइंट नंबर 2 है, जिसके C के 8th पॉइंट में हमने मेंशन करना है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी और FTS रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न, चार्जेबल अंडर सेक्शन 115A1BA एंड 1151BB। इसके बाद है गाइज हमारा शेड्यूल SH1। ये हमारा शेड्यूल जो है वो शेयर होल्डिंग्स के ऊपर है। SH1 हमारा शेयर होल्डिंग्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन अ कंपनी डेट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 3(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और स्टार्टअप फॉर विच शेड्यूल SH2 इज टू बी फिल्ड अप। स्टार्टअप के केस में हमने SH2 फिल करना है, शेड्यूल SH2 है, और इन केस ऑफ शेयर होल्डिंग्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी उस केस में हमने SH1 फिल करना है, जिसमें हमने ये सारे पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। नेम ऑफ शेयर होल्डर, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, टाइप ऑफ शेयर, पैन आधार नंबर, डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, फेस वैल्यू पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर एंड अमाउंट रिसीव्ड। ऐसे ही हमने शेड्यूल SH1 एंड SH2 फिल करना है। ये थी गाइज हमारी ITR 6 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल हैं। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इस साल के लिए आपने ITR 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भरनी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे पिछले साल से। हैप्पी ITR फाइलिंग गाइज।